ठीक है, फिर चलो शुरू किया जाए आज का। पिछले वाले क्लास में हम लोग कहाँ तक किए थे? कौन सा वाला डेरिवेशन हो गया था लास्ट क्लास में? इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, उसका मैं तुमको शॉर्टकट बताने वाला था। तो आज उसका शॉर्टकट देखते हैं और फिर हम लोग जनरल केस देखेंगे उस पे कि अगर इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल पोजीशन ये दोनों के अलावा किसी भी दूसरे पॉइंट पे अगर तुमको दे देता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तब के केस में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। ठीक, अभी जो हम लोगों ने कल देखा हुआ था दो डेरिवेशन, वो दोनों स्पेसिफिक केस के लिए थे, स्पेशल केसेस थे। एक उसके एक्सियल पोजीशन पे और दूसरा आ जाएगा उसके इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे। क्लियर? आज हम लोग देख रहे हैं, देखो तो सबसे पहला मैं जो सेकंड वाला केस देखे हुए थे उसका मैं शॉर्टकट पहले बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने एक माइनस क्यू लिया और एक ये इधर ले लिए प्लस क्यू। डाइपोल बन जाएगा यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई सा एक पॉइंट पी है, इसके वजह से यहाँ पे और इसके वजह से यहाँ पे हम लोग को निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो ध्यान से, ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस साइड में, इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा E1। क्लियर? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा E2। कल तो हम लोगों ने कल यहाँ तक देख, मतलब ये सब कल हम लोगों ने डिटेल में देखा हुआ। E1 और E2 जो है वो दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, E1 और E2 के मैग्नीट्यूड जो होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि ये चार्ज भी कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के डिस्टेंस पे है। क्लियर? तो दोनों सेम डिस्टेंस, फिर इन चार्ज का भी मैग्नीट्यूड जो है, इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी जो है वो इक्वल है। तो इस वजह से ये जितने फोर्स उसको रिपेल करेगा ये उतने ही फोर्स उसको अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही फोर्सेस इक्वल। तब के केस में कल हम लोगों ने देखा हुआ था मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इक्वल्स टू कुछ भी मान लो ई ए मान लिए थे जैसे कल। ठीक, कल हम लोगों ने इसको ई ए मान लिया था। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये E1 भी ई ए है और ये E2 भी क्या है, ई ए है, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर। ये थीटा डिग्री, ये थीटा डिग्री, और यहाँ पे भी एंगल थीटा का, इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर, ई नेट। ठीक है, क्लियर इतना? अब देखो यहाँ से आगे शॉर्टकट जो हम लोग यूज करने वाले रहेंगे, सबसे पहला तो ये जो थीटा तुमको दिख रहा है ये E1 है ना, क्या है वो, E1 लो या फिर ई ए लो, दोनों सेम हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहला ये जो E1 लाइन दिख रहा है इसको इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करो। कंपोनेंट्स बोलने का मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में। तो यहां से ये इसका वाई कंपोनेंट ये सीधा जाएगा, सीधा जाएगा। E1 के लिए पहले थीटा को करते हैं, देखो ध्यान से। तो ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ये ई ए साइन थीटा। ठीक, या तो E1 साइन थीटा लो या ई ए साइन थीटा लो, हम लोग को दोनों, हमको दोनों को इक्वल दिखाना है, इसी वजह से मैंने वहां पे क्या लिख दिया, ई ए साइन थीटा। और ई ए साइन थीटा अगर ये लाइन हो जाएगा तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? अब सेम चीज तुमको ये नीचे वाले के लिए दिखाना है। यहाँ पे अगर ये नीचे वाला लाइन क्या हो जाएगा इसका, ई ए साइन थीटा। ठीक, और इसी के लिए ये जो साइड में लाइन गया हुआ है इसी के यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये ई ए कॉस थीटा। यहां तक में कोई डाउट नहीं? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ई ए साइन थीटा, और नीचे की तरफ भी क्या लग रहा है, ई ए साइन थीटा। दोनों वैल्यू सेम होंगे और डायरेक्शंस अपोजिट, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर? तो जितने भी ई ए साइन थीटा बनने वाले रहेंगे वो ऊपर नीचे होकर के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और ई ए कॉस थीटा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, जो ई ए कॉस थीटा है दोनों का ही ई ए कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? तो पहले वाले का ई ए कॉस थीटा इधर गया, दूसरे वाले का भी ई ए कॉस थीटा इधर गया, टोटल कितना हो गया, 2 ई ए कॉस थीटा। तो यहीं से तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 ई ए कॉस थीटा। कल यहां तक लिखे तो हम लोग पूरा का पूरा अंडर रूट करते हुए सॉल्व करेंगे, लिखे थे। आज देखो यहीं पे हम लोग का आ गया 2 ई ए कॉस थीटा। शॉर्टकट समझ में आया? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोग को करना कुछ नहीं था, जो भी E1 और E2 आए थे दोनों इक्वल थे मैग्नीट्यूड वाइज, दोनों को हम लोगों ने एक एज्यूम कर लिया। एक एज्यूम करने के बाद इनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर दो। एक्स वाई कंपोनेंट में डिवाइड होने के बाद साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है या वाई कंपोनेंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे।
और दोनों के ही जो x कंपोनेंट्स होंगे वो तो पॉजिटिव x में जा नहीं रहा है, नेगेटिव x में गया हुआ है, अरे उल्टा गया ना इधर, तो दोनों ही नेगेटिव x डायरेक्शन में है, इसी वजह से दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर कितना प्रोवाइड करेंगे 2EA cos थीटा। अब इसको आगे बढ़ा देना वैसे ही, जैसे मैं E1 कितना निकाले थे, के क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, यही था। और यही क्या था, इक्वल्स टू E2, और इसी को हम लोग क्या माने हैं, EA, इसी को हम लोगों ने EA माना। अब EA का वैल्यू ला करके यहाँ रख दो और cos थीटा का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनियस, वहां से इसको रख दो, फिर तुम्हारा जो आंसर था आगे का 3 लाइन का वो आ जाएगा। बात समझे इतना? अब ये तो शॉर्टकट यहाँ पे मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर एग्जाम में लिखने के लिए आया, तो दोनों वेक्टर्स को पूरा का पूरा जो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड के लिए उसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लेकर के बनाते हैं, तो कल वहां पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी यूज किया हुआ है, 1 + cos 2a = 2 cos स्क्वायर a का, ठीक। तो वो कुछ भी झंझट तुमको यहाँ पे देखने के लिए और नहीं मिलेगा। क्लियर? अब जब एग्जाम में आएगा ये तुमको लिखने के लिए, अगर ये मेथड तुम प्रीफर करोगे तो तुमको पहले स्टार्टिंग में मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे E1 और E2 = EA हो गया, ठीक। फिर यहां पे लिखोगे नाउ रिजॉल्व E1 एंड E2, ठीक, किसमें, उनके x और y कंपोनेंट्स में, या फिर फाइंड द x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ E1 एंड E2, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे नाउ x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ E1 एंड E2, और ये दोनों ही किसके इक्वल है, EA के, ठीक। तो अब हम लोग E1 और E2 के कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे तुमको जो भी कंपोनेंट्स मिलेगा, जैसे EA sin थीटा या फिर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो वो वहां से खत्म हो गया। और बचे दोनों के कौन से वाले, EA cos थीटा और EA cos थीटा, दोनों आपस में सेम डायरेक्शन होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद फिर वहीं से तुमको उसको आगे कंटिन्यू करते जाना। समझ गए? क्लियर? ठीक है, तो ये शॉर्टकट को लिख लो जल्दी, इसको लिख लो एक बार। x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ E1 एंड E2, इसके बाद फिर तुमको लिखना है E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in sign. Opposite in sign. So E1 sin theta, एक सेकंड, so not cancelled. ये कैंसिल हो गए, एंड E1 cos theta या फिर EA cos theta and E2 cos theta या फिर EA cos theta have same direction and magnitudes, and E1 cos theta and E2 cos theta दोनों ही किसके इक्वल है, EA cos theta के इक्वल है, have same magnitude and direction. So E net इक्वल्स टू यहां से क्या आ जाएगा, EA cos थीटा प्लस EA cos थीटा इक्वल्स टू यहां से क्या आ जाएगा, ये 2EA cos थीटा। अब यहां से आगे का जो वैल्यूज है ये तुमको कल निकालना सिखा दिए थे, इतना तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्लियर? ठीक, चलो फिर यहां से आगे बढ़ा जाए।
तो ये तुम्हारे दो पोजीशंस के लिए हम लोगों ने देख लिया कि एक्सियल पोजीशन और एक इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, और इक्वेटोरियल का हम लोगों ने एक शॉर्टकट भी यहाँ पे देख लिया। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखो, नेक्स्ट लिखो जनरल केस। जनरल केस, तो जनरल केस के लिए ध्यान से समझो, पहले इसको ध्यान से समझ लेना, उसके बाद फिर उतारना। यहाँ पे तुमको बकायदा उसके लिए टाइम दूंगा। देखो ध्यान से, सबसे पहला हम लोगों ने यहाँ पे पहले लेंगे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू का एक डाइपोल हो गया। क्लियर? क्लियर? अब एक पॉइंट हम लोग ऐसे लेंगे जो ना ही उसके एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए और ना ही उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए। तो रैंडम कहीं पे भी एक प्लेस पे हम लोग पॉइंट लेने वाले, मान लो ये पॉइंट ले लिया हम लोगों ने पी। और याद करो मैंने तुमको कल ही बताया हुआ था, जब भी हम लोगों को किसी भी पॉइंट पे किसी डाइपोल की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी क्या निकाल रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तब के केस में मेजरमेंट कहां से उसको लेने वाले रहोगे? उसके सेंटर से। क्लियर? तो ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे हम लोग? ये सेंटर से। अगर सीधा रहता 90 डिग्री पे आ रहा होता तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता, अगर 0 डिग्री पे आ रहा होता तो फिर वो उसके एक्सियल पोजीशन पे आ जाता, बट दोनों में नहीं है और एक रैंडम पोजीशन पे है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग आर तो हर जगह एज्यूम किए हुए थे, ये ले लो आर। दूसरा, ये जो एंगल हम लोग एज्यूम करेंगे ये होना चाहिए थीटा। क्लियर? अब ध्यान से समझो, यहाँ पे एंगल थीटा का जो मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव क्यू डायरेक्शन से होगा। अगर ये डायपोल को क्वेश्चन में चेंज करके देता है, अगर इधर पॉजिटिव क्यू और उधर नेगेटिव क्यू लेता है, तब के केस में एंगल तुम किधर से बनाओगे? इस साइड से, मतलब पॉजिटिव साइड से। क्लियर हुआ? तो ये नोट करके लिखेंगे बकायदा नीचे में, याद रखना। तो सबसे पहला तो हो गया, एंगल का मेजरमेंट किधर से लोगे? पॉजिटिव क्यू डायरेक्शन से लेना है। ठीक? अब यहां से ये हो गया आर और एक रैंडम पॉइंट ले लिया। अब ध्यान से समझो, ये जो पॉइंट पी लिया हुआ है, अब थीटा और आर का वैल्यू अगर तुमको पता रहेगा तो किसी भी पॉइंट के लिए वैल्यू निकाल लोगे। ठीक? मान लो बोला गया यहाँ पे 30 डिग्री, 30 डिग्री पे सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर अगर कोई सा पॉइंट पी है तो आप वहां पे वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है? बोलने का मतलब थीटा और आर जो है ये तुमको सारे पॉइंट्स को प्रोवाइड करने वाले होंगे। ठीक? ये जो डायपोल है यहाँ पे, इसके अराउंड के सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे थीटा और आर। तो ये कौन से केस में चला जाता है? जनरल केस में। ठीक है? ये केस का जो डेरिवेशन आएगा हमारा, उसमें अगर तुम एक्सियल पोजीशन का वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा वही फॉर्मूला बनेगा जो हमारा एक्सियल पोजीशन में आया हुआ था। जब उसी में कौन से वाले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा वही आंसर आएगा जो हमारा इक्वेटोरियल वैल्यू के लिए आया था। उसके लिए भी हम लोग फाइंड आउट, सॉरी निकालेंगे उसको। तो पहले ये क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर हो गया? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं नोट में, थीटा should be measure from प्लस क्यू डायरेक्शन, प्लस क्यू डायरेक्शन, पॉजिटिव क्यू के डायरेक्शन से इसका मेजरमेंट करना है। क्लियर? अब देखो, जब ये जनरल केस आ गया है, यहां से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर से उधर कि उधर से इधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा इधर से उधर। ठीक है? तो यहां पे आ गया ये डाइपोल मोमेंट। एक काम करते हैं इसको अभी, हाँ चलो इसको लिख लिया, ये हो गया। अब ये जो पॉइंट है ये हमारा ना एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहा है, और हम लोगों ने प्रीवियस जो तो डेरिवेशंस किए हुए थे वो एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए किया हुआ था। ठीक? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 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 अरेंजमेंट को हम लोग पॉइंट पी को एक एक्सियल और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। कैसे? देखो ध्यान से। सबसे पहला तो ये पी हो गया। क्लियर? ये एक लाइन ले लिए और एक लाइन ये ले लिए, एक सेकंड, परपेंडिकुलर लेना है, एक लाइन ये ले लिए। क्लियर? ये लाइन क्या है? P। यहाँ पे ये क्या हुआ है? थीटा, अरे थीटा है ना, तो ये हो गया थीटा और ये हो गया P। तो एक ये लाइन आ गया और एक ये लाइन आ गया, ये क्या हो जाएगा? P cos थीटा ऊपर, और ये है ना, तो देखो थीटा इससे अटैच है, अगर इसको यहां से ऐसे करके ज्वाइन करोगे, इसको यहां से अगर ऐसे करके ज्वाइन करोगे तो ये बेस वाले के पास आया कि नहीं आया? थीटा बेस के पास आया, और बेस वाला लाइन को क्या लेते हैं? cos थीटा, तो ये हो जाएगा P cos थीटा, और ये उसके ऑपोजिट में आ रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? P sin थीटा। इसमें कोई डाउट?
इसमें कोई डाउट नहीं। तो हम लोग पहले दूसरे चीजों को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते थे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो डाइपोल मोमेंट है उसी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिए। क्लियर हो गया? एक हो जाएगा पी कॉस थीटा और एक हो जाएगा ये लाइन पी साइन थीटा। ठीक, अब देखो अगर ये लाइन पी कॉस थीटा भी है, ये लाइन अगर पी कॉस थीटा है तब भी ये सेंटर हो जाएगा, और ये लाइन पी साइन थीटा तब भी हम लोग इसी को सेंटर एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर इस लाइन को देखें, इस लाइन को देखें तो इस लाइन की वजह से जो पॉइंट पी है वो कौन से डायरेक्शन में है, एक्सियल पोजीशन पे है। और अगर इस वाले लाइन को देखें तो इस वाले लाइन की वजह से पॉइंट पी कौन से पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो अब हम लोगों को ये पी नहीं लेना है, अब हमको ये पी नहीं लेना है, पी की जगह पे क्या लेंगे, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। क्या क्या लेंगे, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। क्लियर हुआ? तो ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में लिखेंगे। सब रिजॉल्व पी इन इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। क्लियर? अगर हम लोग इसको एक्स और वाई कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिए देन पॉइंट P will be axial position for किसके लिए, P cos थीटा के लिए। तो ये एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा, will be axial position for P cos थीटा और एंड पॉइंट कौन सा, पॉइंट P will और एक्सियल पोजीशन हो गया एंड P will be इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन फॉर P sin थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? ये नोट लिखे हुए हो? नहीं, पहले इतने को लिखो, तो इतने को लिखो, फिर हम लोग इसको अच्छे से डिराइव करेंगे। इतने को लिखो, जल्दी लिखो, इतने को लिखो। हाँ, नोट नोट यहां पे लिखना है, थीटा शुड बी मेजर फ्रॉम प्लस क्यू डायरेक्शन। लिखे? हो गया इतना? अब देखो यहां से आगे मैं अब इसको मिटा रहा हूं ना, मैं अब इसको मिटा रहा हूं क्योंकि थ्योरी वाले का काम हो गया। अब हमको इसको डिराइव करना है। कॉन्सेप्ट बस यहीं तक था, कॉन्सेप्ट बस इसका यहीं तक था। अब देखो फॉर किसके लिए लेंगे, पहले पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा, इसके वजह से पी कॉस थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं कहां पे, पॉइंट पी पे। इसके लिए तो इसके लिए कौन सा पोजीशन पे है ये, एक्सियल पोजीशन पे। और याद करो जब कल हम लोग निकाले थे एक्सियल पोजीशन के लिए फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला क्या था, E = 2kp डिवाइड बाय r क्यूब था। बस उसी को यहाँ पे चिपकाओ। तो फॉर पी कॉस थीटा E1 इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा 2kp और कॉस थीटा डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, r क्यूब। ये समझे? पहले मैं 2kp खाली लिया हुआ था कल के केस में, क्योंकि हम लोग जो मोमेंट ऑफ डाइपोल लिए हुए थे, डाइपोल मोमेंट जो लिए हुए थे वो हम लोगों ने खाली p लिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट को ही दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर डाइपोल मोमेंट यहाँ पे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया है, तब के केस में p अब नहीं लेंगे। अब कौन कौन से यूज करने वाले रहेंगे, p cos थीटा और p sin थीटा। अगर एक्सियल पोजीशन लिया जाएगा तो p cos थीटा यूज करोगे, और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन लिया गया तो p sin थीटा, p नहीं यूज करोगे। क्लियर हुआ? तो E1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 2kp cos थीटा डिवाइड बाय r क्यूब। और वहीं फॉर p sin थीटा, p sin थीटा E2 इक्वल्स टू यहां से क्या आ जाएगा, kp sin थीटा। क्लियर? तो kp cos, p के जगह पे यहाँ पे p cos थीटा ले लिए, और p के जगह पे यहाँ पे क्या ले लिया गया, p sin थीटा ले लिया गया। अब इन दोनों को हम लोगों को सॉल्व करना है और इसका वैल्यू निकालना, सिंपल। अब देखो ये वाला जो लाइन है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, E1 उधर। कल याद करो लिखे हुए थे, ये डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक बड़ा एरो इधर बनाया था और इधर छोटा सा एरो बनाया था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा, उसी के आगे की तरफ। तो ये भी उसका एक्सियल पोजीशन है, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, आगे की तरफ। क्लियर? और दूसरा, अगर इक्वेटोरियल पोजीशन था तब के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन
अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, यही था। अब देखो ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, तो इसके वजह से ये तो पी साइन थीटा का डायरेक्शन इधर आएगा ना, तो इसके वजह से यहाँ पे डायरेक्शन किधर चला जाएगा, ये E2 का डायरेक्शन, ठीक, E1 का डायरेक्शन वो और E2 का डायरेक्शन ये। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? नहीं? देख कौन सा चार्ज, ये दोनों यहाँ पे कैसे इंटेंसिटी लगा रहा है वो बोल रहा है, तो हमको इन दोनों का इंडिविजुअल हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। क्लियर? अब हमारे पास पूरा का पूरा डाइपोल है, डाइपोल में इंडिविजुअल हम लोग इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू इस माइनस क्यू की वजह से भी और नहीं निकालेंगे। अब हमारे पास डाइपोल है और डाइपोल का पूरे के पूरे डाइपोल अगर बोल रहे हैं तो उसमें तो दोनों चार्जेस आ गए, तो दोनों चार्जेस का मिला करके अब हम लोग देख रहे हैं वहां, ठीक, दोनों चार्जेस का मिला करके हम लोग इस वाले पॉइंट पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। तो इन दोनों चार्जेस को पहले इनका जो डाइपोल मोमेंट हो रहा होगा, पहले इन दोनों चार्जेस का डाइपोल मोमेंट को डिवाइड कर दिया हम लोग इसके कंपोनेंट्स में, एक हो गया ये पी कॉस थीटा, एक हो जाएगा पी साइन थीटा। अब पी कॉस थीटा आ गया तो फिर इस पी का और कोई काम नहीं है, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा जब हम लोग ले लिए तो इस पी का और वहां पे कोई काम नहीं होगा। क्लियर? क्लियर इतना? अब अगर ये पी कॉस थीटा ले लिए तो पी कॉस थीटा की वजह से जो पॉइंट पी है वो एक्सियल पोजीशन पे है, और एक्सियल पोजीशन पे रहता है तो ये बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आता है, आगे की तरफ, ठीक। और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन है तो कल ही देखे हुए थे अपोजिट डायरेक्शन आता है, तो ये है एक्सियल पोजीशन से आगे की तरफ निकल गया किसका डायरेक्शन, E1 का, ठीक है। और वहां से ये है इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। क्लियर? तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए देखो डायरेक्शन E2 का किधर चला जाएगा, उसके अपोजिट, तो अपोजिट उसको ले लिए। यहाँ पे E1 और E2 जो लिए हुए, कल हम लोग जो लिए हुए थे E1 और E2, वो इस चार्ज के वजह से E1 लिया गया था और इस वाले चार्ज की वजह से E2 लिया गया था, समझे? तो कल जो हम लोग डिराइव किए हुए थे उसमें हम लोगों ने डाइपोल के चार्जेस को इंडिविजुअली हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला। क्लियर? लेकिन आज हम लोग इसमें से इंडिविजुअल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक नहीं करेंगे पूरे, क्योंकि अब हमारे पास डाइपोल के वजह से दो पोजीशंस की इंटेंसिटी हमको पहले से ही पता है, और उसी के कंपोनेंट में जब इसको डिवाइड कर देंगे तो उन्हीं फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज कर पाएंगे, और तब के केस में हमको इंडिविजुअली दोनों चार्जेस के लिए उस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब तुम्हारा पूरा डाइपोल जो है यही तुम्हारा दो टाइप से इंटेंसिटी लगाएगा उस वाले पॉइंट पे, एक एक्सियल पोजीशन की वजह से और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन की वजह से। अब एक्सियल पोजीशन का हम लोग डिराइव पहले ही कर चुके हैं तो सीधा उसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों का क्या लिखा, सीधा फॉर्मूला, कोई डाउट इसमें और नहीं? अब अगर ये E1 का डायरेक्शन है, ये E2 का डायरेक्शन है, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इनके बीच से जाएगा। ये एंगल को हम लोगों ने थीटा पहले ही एज्यूम कर लिया है, इसको कुछ दूसरा एंगल ले लो, इसको अल्फा ले लो, ठीक है, इसको अल्फा मान लिए। क्लियर? तो अब हम लोगों को वो एंगल भी निकालना पड़ेगा और साथ साथ रिजल्टेंट भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। तो देखो ई नेट क्या हो जाएगा, यहां से ई नेट इक्वल्स टू अंडर रूट E1 प्लस E2, और इन दोनों के बीच में एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसके बाद के टर्म्स जीरो आएगा ना, 2a cos 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का जीरो हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे सीधा। E1 का वैल्यू कितना है, 2kp cos थीटा बाई r क्यूब होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2kp डिवाइड बाई r क्यूब cos थीटा होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा डिवाइड बाई r क्यूब होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां से देखो kp और r क्यूब इसमें भी है, kp और r क्यूब इसमें भी है, ये कॉमन निकल जाएगा, दोनों में स्क्वायर हो तो स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा और रूट से भी वो बाहर चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां से पहले बाहर आ जाएगा इक्वल टू kp डिवाइड बाई r क्यूब, पूरा बाहर निकल गया। अंदर रूट में क्या बच रहा है, फिर यहां पे बचेगा 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? और इस साइड में फिर ये kp और r क्यूब तो बाहर निकल चुका है, यहां पे बचेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ इतना? आगे देखो इक्वल टू kp डिवाइड बाई r क्यूब, और ये जो 4 cos स्क्वायर थीटा है इसको 3 cos स्क्वायर थीटा बना लो,
और एक cos स्क्वायर थीटा इसके साथ में ऐड कर दो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना देगा 1। तो यहां से ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1। तो ये क्या आ जाएगा के पी डिवाइड बाई आर क्यूब और यहां से अंडर रूट क्या आ जाएगा ये 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ई नेट। ये हो जाएगा ई नेट का वैल्यू। क्लियर? कौन से कंडीशन क्या बोलने से? जनरल केस के लिए। आगे बढ़े, देखो तो ये जो हमारा जनरल केस आया हुआ है इसी से हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल का भी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। देखो कैसे, अगर ये ई नेट आया हुआ है तो ये तो जनरल केस के लिए था। फॉर एक्सियल पोजिशन, फॉर एक्सियल पोजिशन ई नेट इक्वल टू ये क्या आ जाएगा के पी डिवाइड बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर। कितना डिग्री लिखेंगे? अगर एक्सियल पोजीशन पर रहेगा तो पॉइंट जो है वो डाइपोल के कितने डिग्री पे आएगा 0 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। क्लियर? कॉस 0 का वैल्यू 1। सॉल्व करो के पी डिवाइड बाई आर क्यूब और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 3, ये 1 हो गया और प्लस 3 कितना आ जाएगा ये इज इक्वल टू 4 का रूट 2, तो ये हो गया 2 के पी डिवाइड बाई आर क्यूब। किसके लिए? ई एक्सियल। आ गया वही आ गया। वहीं अगर हम लोग इक्वेटोरियल की बात करेंगे तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इसका वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री लोगे तो थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो इस टर्म का वैल्यू 0 और अंडर रूट 1 का वैल्यू 1, तब के केस में बचेगा खाली के पी आर क्यूब। ठीक है, फॉर एक्सियल थीटा इज इक्वल टू 0, फॉर इक्वेटोरियल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन ई इक्वेटोरियल इक्वल टू ये क्या आ जाएगा के पी डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखो जनरल केस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन तुमको कहीं से भी बना करके दे, अगर जनरल केस पता है तो तुम एक्सियल भी निकाल पाओगे, इक्वेटोरियल भी निकाल पाओगे और किसी भी दूसरे पॉइंट का निकाल पाओगे। क्लियर? किसी भी पॉइंट पे चाहे वो किसी भी पोजीशन पे प्लेस्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है 3 तरीके से हम लोगों ने सीखा। पहले वाले में एक्सियल के लिए देखे थे, दूसरे वाले में इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए देखे थे और तीसरे में जनरल केस देखे जो कि किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड होगा। ठीक, अब हम लोगों को डाइपोल से ही रिलेटेड एक और थ्योरी पोर्शन कवर करना है, वो भी छोटा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, आज ही हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। कल से फिर हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे और फिर तुम्हारा 2 से 3 क्लासेस खाएगा तुम्हारा लास्ट टॉपिक, उसके बाद फिजिक्स हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर 1। क्लियर? ठीक है भाई, देखो तो अगला हेडिंग लगाओ टॉर्क ऑन अ डाइपोल when placed in uniform electric field. When placed in a uniform electric field. तो इसमें तुम्हारे दो टाइप के टॉपिक्स बनते हैं, एक जब हम लोग किसी भी एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें, दूसरा इसका टॉपिक आता है जब हम लोग उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें। सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से नॉन यूनिफॉर्म का उस पर कोई भी मेंशन नहीं है। क्लियर? तो हम लोग खाली इसी के लिए देखने वाले रहेंगे। ठीक, अगर किसी के स्कूल वाले नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताते हैं तो उस टाइम पे फिर तुम मेरे को याद दिलाना, मैं तुमको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी मैं बता दूंगा। क्लियर? ठीक है, हाँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताए हैं तो फिर ठीक है, मैं भी बता दूंगा उसको। चलो भाई, तो पहले इसको कंप्लीट किया जाए। देखो ध्यान से, इसके लिए तो तुमको दो टर्म्स पहले पता रहना चाहिए, एक हो जाएगा फोर्स और दूसरा हो जाएगा टॉर्क। ठीक है, तो बोल फोर्स और टॉर्क में क्या डिफरेंस है? नहीं पता? पीछे नहीं पता, बोल। हाँ
अच्छा, परपेंडिकुलर तो उसको टॉर्क बोलते हैं। देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो ये समझो, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा और अगर उस पर मोशन होता है तब वो अपना प्लेस चेंज करेगा, ठीक है। दूसरा, अगर कोई बॉडी उसमें मोशन हो रहा है और टॉर्क लग रहा है तो वो प्लेस चेंज नहीं करेगा और मोशन करेगा। जैसे ये पंखा दिख रहा है तुमको, ये अपना ये एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है क्या? नहीं ना, एक ही जगह पे फिक्स, एक ही फिक्स पॉइंट पे ये वहां पे अटैच्ड है, ठीक। वो उसका एक्सिस मान लो और उसी एक्सिस के अबाउट ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, वहां पे रोटेट कर रहा है। तो ये जो पंखा है इसमें क्या लग रहा है, टॉर्क। टॉर्क किसी भी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन लेकर के आता है, उसको घुमाएगा और अपने ही प्लेस पे रखे हुए। और फोर्स जो रहता है वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है। फोर्स क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अपने प्लेस से दूसरे प्लेस में चेंज कर देगा। क्लियर हुआ? दोनों टर्म समझ में आ गया एकदम सिंपल तरीके से। अब ध्यान से समझो दूसरा पॉइंट, जब फोर्स किसी एक बॉडी पे, जब फोर्स किसी एक बॉडी पे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, ठीक है, किसी एक बॉडी पे दो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, फोर्स वही है बोलने का मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्लियर? जैसे ये ले लिए, मान लो यहाँ पे एक बॉडी ले लिए, ये इधर फोर्स ले लिया, इधर फोर्स ले लिए, और दोनों ही फोर्सेस को मैंने एफ ही एज्यूम किया हुआ, तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो नेट फोर्स इस बॉडी पे क्या लग जाएगा, 0। ठीक, इतना। अब देखो ध्यान से, ये तो एक गोला लेकर के बनाए, इधर फोर्स लगाए, इधर फोर्स लगाए, और दोनों ये ऑब्जेक्ट पे थोड़ा सा एज्यूम करके देखो, ये जैसे दोनों गोला बनाए हुए हैं, एक गोला बनाए हुए हैं, दोनों तरफ से रस्सी उसको बांध कर खींच रहे हैं, खींचे, तो मेरे को ये बताओ दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा होगा, तो तुमको यहाँ पे क्या चेंज देखने के लिए मिलेगा? कुछ भी नहीं, ये जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा वहां पे, ठीक। दूसरा कंडीशन देखो, अब मैं यहाँ पे एक प्लेट ले लिया ऐसे, ये प्लेट ले लिया छोटा सा, एक पॉइंट बनाया यहाँ पे और इधर से एक रस्सी बांध दिया, एक पॉइंट बनाया यहाँ पे और इधर से एक रस्सी बांध दिया। अब फिर फोर्स इधर लगा रहा हूँ एफ का ही और फोर्स इधर लगा रहा हूँ एफ का ही, तो नेट फोर्स इस बॉडी पे अब 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ? नहीं। देखो, फोर्स जब भी इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, उसका नेट वैल्यू तुम्हारा आएगा 0, ठीक है। नेट वैल्यू क्या आएगा उसका, 0। अब देखो यहाँ पे ये फोर्स इधर जो जा रहा है इसका भी वैल्यू कितना है, एफ। ये फोर्स जो इधर लग रहा है इसका भी वैल्यू कितना है, एफ, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, जब मैं इसको ऐसे करके खींचूंगा, जब इसको ऐसे करके खींचेंगे तो ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट तुमको दिख रहा है, ये प्लेट पहले अभी अभी ऐसे प्लेस्ड है, अभी ऐसे प्लेस्ड है, ठीक। जब इसको खींचा जाएगा तो ये प्लेट ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अपना प्लेस चेंज किया क्या, अपना प्लेस चेंज किया क्या? नहीं ना, इसी प्लेस पे रहते हुए इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ये रोटेट किया हुआ है। क्लियर हुआ? इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ये क्या किया है, यहाँ पे रोटेट किया है। तब के केस पे इस पे जो फोर्स इंपोज हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क, उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। अब देखो यहाँ पे फोर्स का तो ये वैल्यू हो गया 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दो कंडीशंस आता है। यहाँ पे मैंने एक फोर्स लिया, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, दोनों का लाइन उसी को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, वहां पे लाइन स्ट्रेट नहीं दिख रहा था करके यहाँ पे बना दिए। यहाँ पे देखो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन बोलने का मतलब एक ही लाइन के ऊपर में काम करना, भले ही अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं लेकिन एक ही लाइन के ऊपर में काम कर रहे हैं। तो इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम हुआ कि अलग अलग हो गया, सेम। क्लियर हो गया? तो जब भी किसी बॉडी में दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे होंगे तो उस पे एक तो नेट फोर्स तो 0 होगा ही होगा, क्लियर, और नेट टॉर्क भी उस पे कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे अगर इसको ऐसे खींचोगे तो ये जो गोला दिख रहा है ये घूमेगा क्या यहाँ पे, नहीं ना, ये यहीं पे ऐसे ही रहने वाला है, घूमेगा यहाँ पे नहीं। तो इस वजह से ये यहीं पे ये यहीं का यहीं रहने वाला है। एक तो अपना प्लेस भी चेंज नहीं करेगा, दूसरा कोई रोटेशनल मोशन भी नहीं दिखा रहा है, तो ना ही उस पर टॉर्क लगेगा ना ही उस पर नेट फोर्स लगेगा, ठीक। कौन से कंडीशन पे, जब दो अपोजिट और इक्वल फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, सेम हो। क्लियर? वहीं जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन जब अलग अलग हो जाते हैं, ये देखो ये ऊपर के लाइन में काम कर रहा है और ये नीचे के लाइन में काम कर रहा है, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, दोनों का डिफरेंट।
और दो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे इक्वल फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो होगा ही होगा, एफ नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे भी जीरो, लेकिन टॉर्क जो लगेगा इसका एक स्पेसिफिक यहाँ पे वैल्यू होगा, यहाँ पे नेट टॉर्क लगने वाला। क्लियर, इतना समझ में आ गया? तो नेट फोर्स कहां पे लगता है, नेट टॉर्क कहां पे लगता है, टॉर्क की वजह से ऑब्जेक्ट में क्या होता है, फोर्स की वजह से क्या होता है, कोई डाउट इसमें? नहीं, सिंपल है। फोर्स में कोई सा भी ऑब्जेक्ट प्लेस चेंज करेगा, टॉर्क में अपने ही पास रहते हुए वो रोटेशनल मोशन करेगा एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं है? और ठीक है, तो टॉर्क के लिए तुमको फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से टॉर्क टाउ, इसको टाउ बोलते हैं, पता है कि नहीं है? इसको टाउ बोलते हैं। नहीं, अबे पिछले साल में पूरे फिजिक्स में एक भी जगह नहीं देखा है क्या इसको? मतलब वर्क पावर एनर्जी का पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया था। गुड, तो ये क्या है, टाउ। क्लियर हुआ? इसको टाउ टाउ प्रोनाउंस किया जाता है। तो टाउ इज इक्वल टू यहां से क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक, अब ऐसे समझो, जैसे यहां से फोर्स का लाइन ये हो गया, फोर्स का लाइन ये हो गया, और यहां से हम लोगों को इस फोर्स के लाइन तक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं, तो यहीं से भी खींच सकते हैं। ये भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया। यहां से नहीं खींचोगे तो यहां से खींच लो थोड़ा सा आगे बढ़ा करके। क्लियर, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। इसको एक और तरीके से समझो, जैसे ये एक लाइन है, ये डाइपोल हो गया, लाइन नहीं डाइपोल ले ले सीधा, इसका एक्सिस मान लो यहाँ पे है, ठीक, और फोर्स तो यहाँ पे एक्ट कर रहा है ना, फोर्स यहाँ से आगे एक्ट करेगा या फिर यहाँ से इधर एक्ट करेगा, तो लाइन फोर्स का एक्शन का लाइन कौन सा हो गया, ये, ठीक, और हमको परपेंडिकुलर लेना रहता है एक्सिस वाले पॉइंट से, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन एक तो ये वाला हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एज्यूम कर लो, या फिर इसको एज्यूम नहीं करोगे तो यहाँ से लेकर के इसको एज्यूम कर लो, दोनों ही लाइन क्या हो जाएंगे, सेम, और दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हो जाएंगे। क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट नहीं? ठीक, तो ये इतने सारे इस टॉपिक को अभी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे। क्लियर, अब हम लोग चालू करेंगे जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या वहां पे होने वाला होगा। देखो, इसमें कुछ नोट डाउन करना है क्या, फोर्स टॉर्क तो लिख ले, पहली बार है लिख ले। ठीक, तो अब डिराइव करना चालू करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया से ही बना रहा हूँ डायग्राम, हड़बड़ी में करेंगे तो फिर तुमको ठीक तरीके से विजिबल नहीं होगा। मैं इसको अच्छे से स्केल में बना रहा हूँ, बोलने का मतलब स्ट्रेट लाइन ले लेकर के मैं बना रहा हूँ। देखो, सबसे पहला तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, तीन ही लाइन ले लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे अब हम लोग बनाएंगे एक डाइपोल। मैं डाइपोल को दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ क्योंकि तुमको दिखना चाहिए। ये विजिबल है? हाँ विजिबल दिख रहा है इतना। अब यहाँ पे मान लो कोई सा एक चार्ज हम लोग ले लिए, वेट, यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज ले लिया प्लस क्यू का, और यहाँ पे हम लोग चार्ज ले लेते हैं माइनस क्यू का। क्लियर हो गया? अब ध्यान दो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन हो जाएगा इधर। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से उधर ले लिए। ठीक, ये कौन सा चार्ज था, प्लस क्यू, ये कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर से उधर जा रहा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा कि उधर धकेलेगा, धकेलेगा उधर, इधर नहीं उधर धकेलेगा। ठीक है, ये उधर उसको रिपेल करने वाला होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ
अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो ये जो दो चार्जेस दिख रहे हैं इन पे दो दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई का, ठीक है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे भी लग रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको ये अट्रैक्ट करेगा, इस पे भी कितना फोर्स लगेगा Q इंटू ई का। F इज इक्वल टू क्यू ई पढ़े हुए थे ना, जब किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सा चार्ज अगर प्लेस्ड हो तो उस पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू F इज इक्वल टू क्यू ई। इसके लिए न्यूमेरिकल्स भी भर भर के किए हुए हैं। क्लियर हो गया? आगे देखो, तो इधर फोर्स कितने का लग रहा है क्यू ई का, और इधर भी फोर्स कितने का लग रहा है क्यू ई का। कोई डाउट इसमें? नहीं। अब देखो यहाँ पे फोर्स इधर भी लग रहा है और फोर्स नीचे भी लग रहा है, तब के केस में जितना पॉइंट्स मैंने तुमको पहले बताया हुआ है पूरा लिखोगे यहाँ पे। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग हियर, ये हो गया, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इस वजह से नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड नेट टॉर्क जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा एफ नेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोग डिटेल में लिखना। एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक, और नेट टॉर्क मतलब टाउ नेट इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, कुछ एक वैल्यू आएगा इसका, ठीक है, इसका कुछ एक वैल्यू आएगा, इज नॉट इक्वल टू 0 लिखिए। क्लियर? और यहाँ पे बाजू में मेंशन कर देना एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर डिफरेंट, ठीक, एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर डिफरेंट। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब आगे देखो यहां से, अब हम लोग को देखना है कि इस ये जो डाइपोल है इस डाइपोल के साथ में एक्चुअली में होगा क्या, ठीक है। तो अब इस पे अगर फोर्स नहीं लग रहा, टॉर्क लग रहा है, तो हम लोग को नेट टॉर्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क मान लो ये वाला चार्ज नहीं होता, ये खाली एक डंडी रहता है ऐसे, और यहाँ पे इकलौता चार्ज रहता तो भी ये तो रोटेट कर जाता, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको उधर आगे फेंकता, ठीक है, उसको रिपेल करता, तो रिपेल करता तो ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये यहाँ पे ये पाइवोटेड होगा ना, तो ये नीचे की तरफ भागेगा, फिर ये अगर ऐसे होगा। अब यहाँ पे दोनों चार्जेस है तो उसको धकेल भी रहा है और इसको खींच भी रहा है, ठीक है, यहाँ पे दोनों चार्जेस हो गए, इसको धकेल रहा है इसको खींच रहा है। क्लियर हो गया? तो इस चार्ज की वजह से भी टॉर्क लग रहा है और इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, दोनों चार्जेस की वजह से टॉर्क लग रहे होंगे, दोनों को हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सब दोनों का ऐड, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? आगे देखो, तो यहां से हम लोग निकालेंगे नेट टॉर्क, टाउ नेट इज इक्वल टू टाउ 1, मतलब पहले वाले कोई सा भी चार्ज लो, चाहे इसके वजह से चाहे उसके वजह, किसी एक चार्ज की वजह से टॉर्क प्लस टाउ 2, मतलब किसी फिर दूसरे चार्ज की वजह से टॉर्क। क्लियर हुआ? कितना क्लियर हो गया? आगे देखो, अब यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस, इसमें भी उतना ही फोर्स लग रहा है, ठीक है, और डिस्टेंस भी इसका उतना ही होगा, तो इसको भी हम लोग क्या लिख लेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर, ये 1 नहीं है ना, परपेंडिकुलर का साइन है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया दोनों के। अब दोनों का वैल्यू लिख लो यहाँ पे, फोर्स इस पे कितना लग रहा है क्यू ई, और डिस्टेंस नहीं निकाले हैं अभी, अब डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। देखो डिस्टेंस कैसे निकालें, डिस्टेंस बोलने से यहां से लेकर के यहां तक गए, और ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? ये एंगल कितना एज्यूम कर लेंगे, थीटा, ये एंगल थीटा एज्यूम कर लिए। ये क्या है, डाइपोल लेंथ, ये डाइपोल लेंथ है ना, तो डाइपोल लेंथ में यहां से लेकर के इसका लेंथ कितना हो जाएगा एल, और यहां से लेकर के इसका लेंथ भी कितना हो जाएगा एल। अगर ये एल है और ये थीटा है तो ये लाइन क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, परपेंडिकुलर हुआ ना ये, तब के केस में ये लाइन क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। सेम ऐसे ही इसके लिए निकाल लो, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आ गया, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये भी क्या हो जाएगा, ये एल है और ये थीटा है, ये एल, हालांकि ये लाइन को इधर बना, एक काम करते मैं इधर ही बना देता हूँ, वेट, देखो इधर से ड्रॉ कर देते, ये आ गया, ये एल है, यहाँ पे एंगल ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा एल साइन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, और वो भी एल साइन थीटा, दोनों वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, क्यू ई एल साइन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, क्यू ई, माइनस साइन मत लेना, स्केलर फॉर्म में निकाल रहे हैं, ठीक है, क्यू ई एल साइन थीटा, दोनों को ऐड करो क्या आ जाएगा, 2 क्यू ई एल साइन थीटा। देखो
2Q और L मिलकर के क्या बनाएगा, P। डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये P E sin थीटा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो ये नेट टॉर्क टाउ नेट इक्वल्स टू कितना आया, P E sin थीटा। इसको लिखो, फिर इसके वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे, ये इसका स्केलर फॉर्म। देखो ये वाला फॉर्मेट देख करके पिछले साल का कुछ याद आ रहा है, होता है ऐसे, होता है ना। अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बी साइन थीटा, तो वेक्टर के फॉर्म में ये साइन हट जाएगा और इस पे क्रॉस लग जाता है। अरे क्रॉस ही ना लग जाएगा, फिर जब वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो साइन थीटा को हटाओगे और ये पी क्रॉस ई लिखोगे या फिर ई क्रॉस पी लिखोगे, दो ही केसेस इसमें से पॉसिबल है। तो अब यहां से हम लोग देखते हैं इसको हम लोग लिखेंगे क्या। इसके लिए बुक्स वगैरह में वो राइट हैंड स्क्रू रूल देता है, जो कि पिछले साल सारा कुछ यूज किए हुए हो, नहीं भी किए हुए हो तो एकदम शॉर्टकट में समझो। यहां से पी का डायरेक्शन कौन सा है, ये है पी, पी ऐसे गया, और ई का डायरेक्शन कौन सा है, ये ऐसे गया ई, तो पी उधर और ई इधर। क्लियर। टॉर्क किधर लग रहा है, ऊपर से नीचे ऐसे लग रहा है कि नीचे से ऊपर लग रहा है। टॉर्क घुमाएगा ना ऐसे करके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्लॉकवाइज अगर घुमा रहा है टॉर्क, तो देखो इसी डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जब आओगे तो पहले पी आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा। तो क्या लिखेंगे, पी क्रॉस ई। समझे, क्लियर हुआ ये। क्या लिखेंगे, टॉर्क का डायरेक्शन देख लो किधर है, टॉर्क इधर लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में पहले क्या आ रहा है पी, बाद में क्या आ रहा है ई, तो ये हो जाएगा पी क्रॉस ई। सिंपल, कोई डाउट, क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, टाउ नेट इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्रॉस ई। ये हो गया था। चलो, तो इतने में हम लोग देख लिए कि किसी भी एक डाइपोल पे टॉर्क कैसे, ये पूरा का पूरा एकदम दिमाग में अच्छे से बिठा लो। जैसा जैसा हम लोगों ने यहाँ पे स्टेप फॉलो किया हुआ है, सेम ऐसा ही हम लोग मैग्नेट के लिए करेंगे, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। यहाँ पे डाइपोल रखे हैं, प्लस क्यू एक माइनस क्यू। मैग्नेटिज्म में जब पहुंचेंगे तो वहां पे ये वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा, वो साउथ पोल हो जाएगा, या वो नॉर्थ पोल ये साउथ पोल हो जाएगा। बाकी सेम वैसे डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, सेम इसी फॉर्मेट में वहां पे भी तुम्हारा आंसर आने वाला हो। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक। यहाँ पे हम लोग हालांकि वहीं पे देखेंगे जो भी आए। क्लियर। तो जैसा जैसा स्टेप्स हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक्स के लिए कवर करते जा रहे हैं, मैग्नेटिज्म में जो जो टॉपिक्स इनसे रिलेटेड रहेंगे, सेम वही स्टेप्स वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे उनको भी डिराइव करने के लिए। क्लियर। तो इसको आज यहीं तक करते हैं, कल इसका मैं तुमको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम छोटा सा मुश्किल से 5 मिनट लेगा वो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं तुमको नेट टॉर्क बता दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग सीधा उतर जाएंगे इनके न्यूमेरिकल्स। बन जाएगा अब यहाँ से ये फॉर्मूले। अब ध्यान से समझो, जितना फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर के आज तक के क्लास तक पूरा का पूरा किया हुआ है, फॉर्मूले पूरा रट डालो। जो लास्ट का फॉर्मूला है उसको पूरा का पूरा याद कर डालो। सबसे पहला फॉर्मूला क्या देखे थे, Q इज इक्वल टू एन ई। उसके बाद फिर कूलम्स लॉ का जो फोर्स था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद फिर कहां तक गए थे, कूलम्स लॉ का ही फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जब अलग अलग चार्जेस की वजह से किसी एक स्पेसिफिक चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो, वो देखे। उसके बाद फिर हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी देखा हुआ था, चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, याद आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एस था, और फिर रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। फिर उसका फिर हम लोगों ने वो डीक्यू वाला भी फॉर्म देखा हुआ था, डीक्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एस, पूरा किए हुए थे, उसका यूज भी किए हुए थे फिर उसका डेरिवेशन करने के लिए। क्लियर। तो ये तीन फॉर्मूला फिर उधर का हो गया। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और इसी के लिए फिर इंटेंसिटी देखना था, सॉरी इसी के लिए फिर तुमको क्या देखना था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, वो हो गया। उसके बाद फिर क्या देखे, याद करो, किसमें,
हाँ, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखे हुए उसमें फिर फॉर्मूला 2 डिराइव किए हुए थे कि जो चार्ज पार्टिकल है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, नेट वेलोसिटी कितना होगा। और मैंने तुमको बोला था आगे कि तुमको हायर लेवल के क्वेश्चन में एंगल का भी वैल्यू निकालने के लिए आ सकता है। ठीक, तो एंगल का भी वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, हालांकि उसको मैंने वहां पे नहीं बताया था, वो वहां से दिमाग से उतर गया था। आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं उसको कवर करवा दूंगा, आगे फिर आएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखो ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। अगर तुमको न्यूमेरिकल समझ में आ गया, पूरा का पूरा सारे स्टेटमेंट समझ में आ गए, उसके बाद अगर तुमको फॉर्मूला ही याद नहीं है, तुम लोग लिखोगे क्या वहां पे? ठीक है, तो इस वजह से फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूले को लास्ट में जब हमारे पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो सारे चैप्टर्स के एंडिंग में उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए रहोगे एक प्लेस पे सबको लिख लेना, ताकि जब रिवीजन का टाइम आए तो पेज एक बार पलटो तो सारे फॉर्मूले तुम्हारी आंखों के सामने में रहे, अलग अलग पेजेस से फिर उसको ढूंढना ना पड़ना चाहिए। क्लियर बन जाएगा इतना? ठीक है भाई, तो इतना आज करते हैं और बाकी इसका नॉन यूनिफॉर्म वाले को कल के साथ करते हुए कल न्यूमेरिकल्स करेंगे।